हाँ, तो प्यारे छात्र छात्रा कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग गैसेज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी का पढ़ेंगे। आज उससे जानेंगे और जो आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड परीक्षा 26 जो 17 फरवरी को होने वाला है, उसके दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग अत्यंत महत्वपूर्ण इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, उस क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, जानेंगे, ताकि आपका लक्ष्य पूरा हो। तो इसी आशा के साथ आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है 20 के दांत पाठ की विधा है, अर्थात 20 के दांत इस प्रकार की विधा है। तो सही जवाब होगा कहानी। सही जवाब क्या होगा? कहानी। अगला प्रश्न है विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रविशेषण। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? बहादुर, आणवियों और मछली। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये सही जवाब होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित पाठ कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सेन साहब के कार की कीमत कितना थी? 7,500, 8,500, 9,500। तो 7,500। सेन साहब के कार की कीमत 7,500। परिणामवाचक विशेषण क्या है? सुंदर, थोड़ा सा, चार, पुराना। तो परिणामवाचक विशेषण है थोड़ा सा। उसका उदाहरण क्या होगा? थोड़ा सा। सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? कार, खोखा, खोखी, उपयुक्त में से सभी। तो सेन साहब के आंखों का तारा था खोखा। कौन था? उसका पुत्र खोखा। मोटर को कोई खतरा हो सकता था, तो किससे? तो खोखा से। खोखा से उसका खतरा हो सकता था। अगला प्रश्न है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 1871 में, 1881, 1861, 1891 में। तो बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म 1891 ईस्वी में हुआ था। हमारा सही जवाब होगा। नाखून प्रतीक है, किसका प्रतीक है? पाशवी वृत्ति का। क्या होगा सही जवाब? पाशवी वृत्ति का। निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है। निम्नलिखित में से कौन संज्ञा का भेद है? पुरुषवाचक, व्यक्तिवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। तो देखिए पुरुषवाचक ये जो है यह क्या है? यह जो है सर्वनाम का भेद है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का भेद है। व्यक्तिवाचक क्या है? संज्ञा का भेद है। और पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक ये सर्वनाम का भेद है। सही जवाब होगा व्यक्तिवाचक। हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र, गुणाकर मूले, अमरकांत अज्ञे। तो नागरी लिपि का है गुणाकर मूले। नागरी लिपि का पाठ का लेखक कौन है? गुणाकर मूले। ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा था? नंदी नागरी लिपि कहा था। क्या कहा था? नंदी नागरी लिपि कहा था। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण इसमें नहीं है? तो नाम जो है वह व्यक्तिवाचक है, इसीलिए यहाँ पर क्या है? विवेकानंद। ये जो है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है 12वीं सदी में केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस में अंकित था। किस लिपि में? ब्राह्मी, खरोष्ठी, गुजराती, देवनागरी लिपि में। किस लिपि में? वीर केरलस, यह देवनागरी लिपि में अंकित था। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? नेपाल का रहने वाला था। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? नेपाल का। बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है इबादत का क्या अर्थ होता है? इबादत का क्या अर्थ होता है? इबादत का अर्थ होता है उपासना। इबादत का क्या अर्थ होता है? उपासना। कविता नहीं है, इसमें से कहता है कौन कविता नहीं है? तो आविन्यो
स्वदेशी कविता है, हमारी नींद कविता है, भारत माता कविता है। इसलिए सही जवाब क्या होगा? आबिन्यो, यह कविता नहीं है। राम नाम बिनु बिरथै जगी जन्मा, यह पंक्ति किस कवि का है? राम नाम बिनु बिरथै जगी जन्मा, यह किस कवि का है? तो गुरु नानक का है। किसका है? गुरु नानक का है। अगला क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। इसमें कहता है कौन? पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो ये तीनों तो पुरुषवाचक का हो गया, तो अनिश्चयवाचक नहीं है। अनिश्चयवाचक, ये निश्चयवाचक सर्वनाम जो है, ये निश्चयवाचक जो है वह सर्वनाम का भेद होता है। तो पुरुषवाचक का नहीं है, निश्चयवाचक। प्रगतिशील साहित्य का संबंध किससे है? प्रगतिशील साहित्य का संबंध मार्क्स के विचारों से है। किससे है? मार्क्स के विचारों से। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? रामविलास शर्मा का जन्म 1919 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ? कब हुआ था? 1919 ईस्वी को। कर्मधारय समास है, चतुर्भुज, ऋषिपुत्र, चंद्रमुख, वनवास। तो कर्मधारय समास जिसमें विशेष विशेषण हो, तो चंद्रमुख जो है यह कर्मधारय समास है। चंद्रमुख कौन समास है? कर्मधारय। मुख कैसा है? चंद्रमा के समान, जिसमें मुख, जिसमें उपमा उपमेय या विशेष विशेषण हो। बिरजू महाराज का संबंध किससे है? बांसुरी से, तलवा से, कथक नृत्य से। किससे है? कथक नृत्य सही जवाब होगा। बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? पिता का, माँ का, मामा का, भाई का। बिरजू महाराज किसका शागिर्द मानते थे? माँ का। कहानी है, इनमें से कौन कहानी है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? बहादुर, नौबत खाने में इबादत, परंपरा का मूल्यांकन। देखिए इसमें से कौन कहानी है? तो बहादुर कहानी है। बहादुर क्या है? बहादुर इसमें से ये कहानी है। बहादुर कौन है? बहादुर। अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। क्या था? सच्चिदानंद वात्स्यायन हीरानंद नहीं, वात्स्यायन अज्ञेय। ये डी नंबर का सही जवाब होगा। कर्मधारय समास नहीं है। कौन कर्मधारय समास नहीं है? कृष्ण सर्प भी कर्मधारय समास है, नीलांबर भी कर्मधारय समास है, कमल नयन भी है, चौबन्नी नहीं है। यह बी नंबर का सही जवाब होगा। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया था? तो हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात अज्ञेय ने किया था। किसने किया था? अज्ञेय ने किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम डैश पर गिराया गया था। किस पर गिराया गया था? तो जापान पर गिराया गया था। किस पर? जापान पर नहीं, जापान पर गिराया गया था। हिरोशिमा में गिराया गया था। आबिन्यो किस देश में है? आबिन्यो किस देश में है? रूस, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। तो ये आबिन्यो कहाँ है? आबिन्यो किस देश में है? आबिन्यो फ्रांस में है। किस देश में? फ्रांस में। लेखक के पिता ने कितनी मछली खरीदी थी? 3 मछलियाँ खरीदी थी। कितनी मछलियाँ? 3। जहाँ पर दोनों पद प्रधान हो वहाँ डैश समास होगा, अर्थात जहाँ पर दोनों पद प्रधान होता है उसे कौन समास कहते हैं? द्वंद्व समास कहा जाता है। कौन समास? द्वंद्व समास। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? मछली मांगना चाहता था। क्या मांगना चाहता था? मछली। सुशीलवादियों में शाह की उपाधि कैसे प्राप्त है? शहनाई को। सुशीलवाद में शाह की उपाधि कैसे प्राप्त है? शहनाई को। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वादक से है? तो शहनाई से है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? शहनाई से। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? शहनाई से। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या जोड़ आलय। क्या होगा? विद्या जोड़ आलय। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ज्योतिर्मय उदाहरण है किसका? इसमें कौन समास है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ज्योतिर्मय, तो ज्योति जोड़मय, यहाँ पर विसर्ग संधि का होगा। कौन संधि है?
विसर्ग संधि। अगला प्रश्न क्या है, धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है, धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है, साबर दैया। कौन है, साबर दैया। ढाहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र हैं, ढाहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, लक्ष्मी। अनुज शब्द में कौन उपसर्ग है, नुज में अ लगा हुआ है, नहीं अनुज, इसमें कौन है तो अनु प्रत्यय है, कौन उपसर्ग है, कौन उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है। पापाती डैश कहानी का पात्र है, पापाती किस कहानी का पात्र है, नगर का। किसका, नगर का है, कि किसका है, नगर का। पापाती किसका है, पात्र है, नगर का, नगर कहानी का है। बाढ़ की समस्या, समस्या बाढ़ की समस्या कहानी, बाढ़ की समस्या डैश कहानी के केंद्र में है, बाढ़ की समस्या किस कहानी में, माँ कहानी या ढहते विश्वास या नगर या धरती कब तक घूमेगी, तो ढहते विश्वास इस कहानी में है, नहीं बाढ़ की समस्या ढहते विश्वास में है। गुणवान में कौन, गुणवान शब्द में कौन प्रत्यय है, तो गुणवान अंत में क्या आता है, गुणवान आन प्रत्यय, यहाँ पर गुण में वान नहीं, गुण में लगा हुआ है वान प्रत्यय ना, तो ये वान प्रत्यय है। मंगू जन्म से डैश थी, क्या थी, पागल, चंचल, अंधी, गूंगी, तो मंगू जन्म से गूंगी थी, मंगू जन्म से क्या थी, गूंगी थी। लक्ष्मी का पति डैश में नौकरी करता था, कहाँ पर, लक्ष्मी का पति कहाँ पर नौकरी करता था, कलकत्ता में नौकरी करता था, कहाँ पर, कलकत्ता में। लक्ष्मी का पति कलकत्ता में नौकरी करता था। शुद्ध वाक्य इनमें से कौन है, देश में सर्वस्व शांति है, रोटी ताज़ी है, मैं मेरा काम करूँगा, आज की ताज़ा खबर, आज की तो रोटी ताज़ी है, नहीं ये वाक्य शुद्ध है। तो इस तरह से आज हम लोग ये जैसे गया हुआ अत्यंत महत्वपूर्ण ये हिंदी का ये ऑब्जेक्टिव 50 ऑब्जेक्टिव देखें, पढ़ें, समझें, समझिए, इससे जो है बाहर नहीं आएगा, इसको आप लोग समझ आसानी से तैयार कर लीजिएगा, और ताकि आपका जो सपना है वह साकार हो। इसी आशा के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबों को धन्यवाद। जय हिंद।